नमस्कार, मैं ऋचा सिंह, आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। आज का शो सिर्फ खबरों का सिलसिला नहीं बल्कि उन कहानियों की परतें खोलने वाला है जो देश के भविष्य से जुड़ी हुई है। कहीं राजनीति और धर्म की सीमाएं धुंधली हो रही हैं, तो कहीं नेतृत्व भविष्य की जमीन तैयार कर रहा है और कहीं जंगल अब इंसानों पर हावी होता जा रहा है। आज के एपिसोड में आपको हम बताएंगे एक धर्म गुरु का बयान जो एक सामाजिक चेतावनी है या राजनीतिक संकेत, एक नेता की क्लास जो अब पार्टी को नया पाठ पढ़ा रही है, कुछ आंकड़े जो आपके भरोसे को या तो मजबूत करेंगे या हिला देंगे, और इन सब के बीच एक गांव जहां बच्चों की चीखें बिजली के अभाव में जंगल में खो जाती हैं। इन कहानियों की पूरी सच्चाई आपको बताएंगे, लेकिन चलिए उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी सीएम ने टीईटी को लेकर किया बड़ा फैसला, एससी में रिवीजन याचिका दाखिल करेगी योगी सरकार। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे शहबाज शरीफ, साथ में होंगे आसिम मुनीर। सबकी मां मां होती है, ना किसी का अपमान हो ना राजनीति, गालीकांड पर बोले तेजस्वी। गोरखपुर में नीट छात्र की हत्या पर भड़के अखिलेश यादव, सीएम योगी पर उठाए सवाल। भाजपा का ढोंग उजागर हो गया, भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे। टीएमसी सांसद यूसुफ पठान को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका, खाली करनी होगी विवादित जमीन। सुप्रीम कोर्ट ने अभय चौटाला को दी राहत, सेवानिवृत्त आईएपीएस अधिकारी की याचिका खारिज की। सहस्त्रधारा में बादल फटने से तबाही, शिवलिंग जलमग्न, मसूरी में एक मजदूर की मौत। सोने चांदी के दामों में आया उछाल, गोल्ड 119 रुपए बढ़कर 1,10,298 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। घरेलू शेयर बाजार में हरियाली, सेंसेक्स 200 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,000 के पार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। जब कोई संत सामाजिक परिस्थितियों पर टिप्पणी करता है तो उसके शब्द केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी हो जाते हैं, और जब वो संत जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व हों तो उनके कहे गए शब्दों की गूंज दूर तक जाती है। जी हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब मिनी पाकिस्तान जैसा लगने लगा है। ये शब्द केवल एक टिप्पणी नहीं बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक हलचल की शुरुआत बन चुका है। क्या ये बयान सिर्फ एक भावुक प्रतिक्रिया है या फिर एक गहराई से सोच समझकर दिया गया रणनीतिक संकेत? क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयानों का स्थानीय विस्तार है या फिर ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए एक चेतावनी है कि हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? दरअसल मेरठ की एक राम कथा के दौरान स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि आज हिंदुओं पर संकट है और पश्चिमी यूपी में आकर ऐसा लगता है जैसे हम भारत में नहीं बल्कि किसी मिनी पाकिस्तान में आ गए। ये वाक्य अकेले नहीं आया, ये उस पृष्ठभूमि में आया है जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद बार बार देश की बदलती डेमोग्राफी पर चिंता जता चुके हैं। फिर चाहे वो 15 अगस्त की लाल किले से हो या बिहार, असम और झारखंड की रैलियों में, रामभद्राचार्य के शब्दों को यूं भी देखा जा रहा है कि ये मोदी के डेमोग्राफिक नैरेटिव को स्थानीय जमीन पर मजबूती देने की कोशिश है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या ये योगी सरकार की नीतियों पर एक अप्रत्यक्ष असंतोष है? पहले आप भी सुनिए रामभद्राचार्य ने क्या कुछ कहा था। आज हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। इसलिए अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। प्रत्येक माँ बाप को, माता पिता को अपने पुत्र पुत्री को हिंदू धर्म के शिक्षा देनी ही पड़ेगी। आपको बता दें कि रामभद्राचार्य का ये बयान कई गंभीर सवाल खड़े करता है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रामपुर
जैसे जिले अब केवल आंकड़े नहीं बल्कि सांप्रदायिक संतुलन के बदलते संकेतक बन चुके हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक कई जिलों में मुस्लिम आबादी 30% से 50% के बीच है। संभल, कासगंज, अमरोहा जैसे जिलों में यह आंकड़ा 40% से भी ऊपर है। कई गांव में हिंदुओं का पलायन, घर बेचने के पोस्टर और धार्मिक असंतुलन अब नियमित खबरें बन चुकी हैं। सवाल यह भी है कि रामभद्राचार्य का ये बयान क्या सामान्य है? क्या ये सामाजिक संतुलन है या आने वाले समय की चेतावनी? बता दें कि रामभद्राचार्य का बयान तब आया है जब बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग तेज है। असम में घुसपैठ पर पीएम खुलकर बोल चुके हैं और उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनावी मैदान धीरे धीरे तैयार हो रहा है। 2022 में बीजेपी को पश्चिमी यूपी में नुकसान उठाना पड़ा था। रामभद्राचार्य ने केवल चिंता नहीं जताई बल्कि हिंदू समुदाय से अपील की कि हर हिंदू परिवार 3 संतानें पैदा करे, हर घर में धर्म की पाठशाला हो, धर्म को जीवित रखने के लिए जागरूक बनो। जाहिर है, जब एक धर्म गुरु जो कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों के विचारों के समर्थक हैं, मिनी पाकिस्तान जैसा शब्द उपयोग करते हैं तो इसे केवल विवाद मत समझिए। ये एक चेतावनी है, एक संदेश है जो शायद एक राजनीतिक दिशा भी। सवाल ये नहीं कि बयान कितना विवादित है, सवाल ये भी है क्या इस बयान के पीछे एक बदलते समाज की बेचैनी छुपी है? क्या ये सरकार के लिए एक आत्ममंथन का क्षण है? और सबसे अहम, क्या 2027 के चुनाव की जमीन इसी नैरेटिव पर तैयार होने जा रही है? राजनीति, धर्म और समाज तीनों की सीमाएं जब धुंधली होने लगे तब जरूरी हो जाता है कि हम केवल शब्दों पर नहीं, नियत पर और नीतियों पर ध्यान दें, क्योंकि वक्त रहते अगर सवाल नहीं पूछे गए तो जवाब फिर केवल वोटों में मिलेंगे, समाधान में नहीं। खैर, बढ़ते हैं हम अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। जब चुनावी रणभूमि की तैयारी शुरू होती है तो केवल भाषणों से नहीं, रणनीति, अनुशासन और नेतृत्व से लड़ाई लड़ी जाती है, जीती जाती है। राहुल गांधी जो अब केवल विपक्ष के नेता नहीं बल्कि कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की एक संघर्षशील ऊर्जा बन चुके हैं। इन दिनों गुजरात को अपने मिशन की प्रयोगशाला बना चुके हैं। जी हां, बीते 7 महीनों में 5 बार गुजरात दौरा, लगातार शहर और जिला अध्यक्षों की क्लास और अब 18 सितंबर को फिर वापसी। ये सब कुछ साफ संकेत देता है कि 2027 की लड़ाई राहुल गांधी अभी से लड़ना शुरू कर चुके हैं। गुजरात के जूनागढ़ में आयोजित कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी ने 4 घंटे तक जिला और शहर अध्यक्षों से संवाद किया। उन्होंने सिर्फ राजनीति नहीं सिखाई बल्कि राजनीति में जीतने के लिए जीवन जीने की शैली का पाठ भी पढ़ाया। राहुल गांधी ने सीख दी कि राजनीति में जीतने के लिए पहले खुद को मानसिक, शारीरिक रूप से मजबूत बनाना होगा। राहुल गांधी ने नेताओं को सलाह दी कि वे खुद को चुस्त दुरुस्त रखें, क्योंकि एक कमजोर नेतृत्व कभी भी संगठन को खड़ा नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने मार्शल आर्ट के कुछ गुण भी सिखाए और कहा कि नेताओं को हर स्तर पर तैयार रहना चाहिए, चाहे विचारधारा की लड़ाई हो या जमीनी हकीकत। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी केवल भाषण देकर लौटने वाले नेता नहीं हैं। उन्होंने जिला और शहर अध्यक्षों को 5 अहम सवाल दिए हैं जिनका जवाब अगले दौर में देना होगा। ये कोई सामान्य ट्रेनिंग नहीं बल्कि लीडरशिप बिल्डिंग की गंभीर कवायद है। राहुल गांधी की राजनीति साफ है, बूथ जीतो तो चुनाव अपने आप जीत जाओगे। उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों से कहा कि वे बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाएं और वोट चोरी रोकने के हर स्तर पर तैयार रहें। ये वही रणनीति है जिसे मोदी शाह मॉडल कहा जाता है और अब कांग्रेस उसी मॉडल को राहुल गांधी की अगुवाई में अपनाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी बिहार की तरह अब गुजरात में भी यात्रा निकालने की तैयारी में है। अंतर यह है कि गुजरात यात्रा में हर विधानसभा क्षेत्र को कवर किया जाएगा, यानी कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहेगा। यात्रा का रोड मैप अगले महीने तक तय हो जाएगा, लेकिन कुछ बातें अभी से ही तय हैं, जैसे राहुल गांधी जिला अध्यक्षों के घर भोजन करेंगे। हर जिले में वो स्थानीय नेतृत्व के साथ समय बिताएंगे। लोगों से सीधा संवाद होगा। कांग्रेस की विचारधारा को जनता तक पहुंचाया जाएगा। जाहिर है, राहुल गांधी समझ चुके हैं कि कांग्रेस को फिर से खड़ा करना है तो नेतृत्व को क्लासरूम से ग्राउंड तक ले जाना होगा। 2022 में गुजरात में मिली हार के बाद कांग्रेस के लिए पुनर्निर्माण का दौर है और राहुल गांधी इसकी कमान खुद अपने हाथ में ले चुके हैं। गुजरात की धरती, जहां से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सियासी यात्रा शुरू हुई, अब वहीं पर राहुल गांधी कांग्रेस की पुनर्जन्म यात्रा शुरू कर रहे हैं। नेता बदल सकते हैं मगर रणनीति की बुनियाद वही रहेगी, जो अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करे, जनता से जुड़े और विचारधारा को जमीन तक पहुंचाए।
राहुल गांधी अब भाषण नहीं दे रहे हैं बल्कि कांग्रेस को शिक्षा, संगठन और संघर्ष का नया पाठ पढ़ा रहे हैं। देखना यह होगा कि क्या राहुल गांधी की यह मेहनत गुजरात में रंग लाएगी। क्या कांग्रेस 2027 में बीजेपी के अभेद्य गढ़ को चुनौती दे पाएगी और क्या शहर दर शहर, बूथ दर बूथ संगठन को खड़ा करने की ये वाकई योजना बदलाव ला सकेगी। जब चुनाव में मिलेंगे, लेकिन लड़ाई की तैयारी अब शुरू हो चुकी है और राहुल गांधी इस बार पूरी क्लास लेकर आए हैं। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली, तब से भारत केवल शासन नहीं देख रहा बल्कि भारत विकास, सुरक्षा और सम्मान की नई परिभाषा गढ़ रहा है। देश अब सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें साकार करता है और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई है नारी शक्ति और रक्षा शक्ति ने। जी, आज हम बात कर रहे हैं उस भारत की जहां महिलाएं सीमा की रक्षा से लेकर नीति निर्माण तक हर मोर्चे पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और जिस भारत ने अब खुद को हथियारों के आयातक से निर्यातक में बदल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण केवल नारा नहीं, नीति बन चुका है। हालिया ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतिक जानकारी साझा करने की जिम्मेदारी कर्नल सोफिया कुरैशी को दी गई। एक महिला अधिकारी के हाथों में इतना बड़ा दायित्व होना आज के भारत की नई तस्वीर है। 2014 में जहां थल सेना, नौसेना और वायुसेना में महिला अधिकारियों की संख्या सिर्फ 3000 थी, आज वो बढ़कर 11000 से अधिक हो गई है, यानी 4 गुना से भी अधिक वृद्धि। ये आंकड़े केवल संख्या नहीं है, ये उस विश्वास का प्रतीक है जो अब सेना और सरकार दोनों में महिलाओं पर जताया जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की उड़ान अब तेज रफ्तार जेट जैसी हो चुकी है। 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, यानी लगभग 2.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ये 12% की बढ़ोतरी है, जो ये दिखाता है कि भारत अब केवल खरीदार नहीं बल्कि पूरे विश्व को रक्षा उत्पाद देने वाला खिलाड़ी बन गया है। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों ने 2024-25 में अपने निर्यात में 42.85% की वृद्धि दर्ज की। अब ये इस बात का संकेत है कि भारत के हथियार, तकनीक और रक्षा प्रणाली अब वैश्विक स्वीकार्यता पा रही है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि भारत अब उस रास्ते पर चल पड़ा है जहां वो आयात पर निर्भर नहीं बल्कि अपनी रक्षा जरूरतों को स्वदेशी तकनीक से पूरा करने में सक्षम हो चुका है। ये आत्मनिर्भर भारत का वो चेहरा है जिसकी कल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में की थी और आज उसे साकार होते हुए पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने नारी शक्ति को, सम्मान और रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ाया है। अब भारत केवल युद्ध नहीं लड़ता, भारत विजन के साथ लड़ाई की तैयारी करता है। जहां महिलाएं सीमा की सुरक्षा कर रही हैं, वहां भारत की सेनाएं स्वदेशी हथियारों से दुनिया को चौंका रही हैं। ये नया भारत है जहां हर मोर्चे पर निर्भरता को हटाकर विश्वास स्थापित किया जा रहा है और इसका श्रेय जाता है उस नेतृत्व को जो खुद को प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक मानता है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में इंसान और जानवर के बीच की दूरी मिट चुकी है और जिंदगी अब जंगल के हवाले हो गई है। बीते 5 दिनों में 3 मौतें, जिनमें 2 मासूम बच्चियां भी शामिल हैं। कभी खेत में, कभी आंगन में, तो कभी चारा डालते वक्त तेंदुए और भेड़िए बेखौफ इंसानों पर झपट रहे हैं, लेकिन प्रशासन अब भी आंखें मूंदे बैठा है। जी हां, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बीते कुछ दिनों से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। गांव में तेंदुए और भेड़िए जैसे आदमखोर जानवर खुलेआम हमला कर रहे हैं और आम लोग, खासकर महिलाएं और बच्चे, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इन घटनाओं के बाद भी अब तक ना तो पर्याप्त मेडिकल इंतजाम किए गए और ना ही गांव में सुरक्षा के पुख्ता उपाय दिखाई दे रहे हैं। कैसरगंज तहसील के बाबनपुरवा गांव में 55 वर्षीय शिव प्यारी पर 2 दिन पहले रात के समय हमला हुआ। वो अपनी गाय को चारा डालने गई थी, तभी झाड़ियों से निकल कर आया एक आदमखोर जानवर, जिसे गांव वाले तेंदुआ बता रहे हैं, उन्हें पकड़कर घसीटने लगा। गांव वालों के शोर मचाने पर लाठियों से हमला करने पर जान बच गई, लेकिन शिव प्यारी गंभीर रूप से घायल हैं और अब मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। गांव वालों का कहना है कि रात में बिजली की भारी किल्लत के चलते अक्सर गांव अंधेरे में डूबा रहता है। ऐसे में जानवरों के लिए हमला करना और आसान हो जाता है। कुछ ही दिन पहले गांव में 4 साल की एक बच्ची को रात के वक्त उस घर के आंगन से उठा कर ले गया। सुबह उसकी लाश खेत में मिली और उसके शरीर के कई हिस्से जानवर खा चुका था। इससे पहले एक 3 महीने की बच्ची पर भी ऐसा ही हमला हुआ था। स्थानीय लोग अब बुलेरो गाड़ियों में लाउड स्पीकर लगाकर गांव-गांव चेतावनी दे रहे हैं।
ताकि गांव वाले बाहर निकलने से बचे। बहराइच के गांव में लोग आज खुद को जंगल के बीच घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, जहां ना रोशनी है, ना सुरक्षा और ना ही समय पर इलाज की गारंटी। प्रशासन ने कुछ कदम उठाए जरूर हैं, लेकिन उनकी रफ्तार घटनाओं से पीछे चल रही है। क्या ये जरूरी नहीं है कि हर गांव में 24 घंटे बिजली, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और वन विभाग की तत्परता सुनिश्चित की जाए? क्या बच्चों की जान जाने के बाद ही सिस्टम को हरकत में आना चाहिए? सरकार और प्रशासन को अब जवाब देना होगा, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ जानवरों का नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी और भरोसे का भी है। ये रिपोर्ट किसी फिल्म की कहानी नहीं, एक भारत के एक जिले की हकीकत है, जहां जानवर हमलावर हैं और इंसान लाचार। तो आज की खबरें अब तक में आपने देखा कि धर्मगुरु जब राजनीति पर टिप्पणी करते हैं तो उनका हर शब्द सत्ता और समाज को हिला सकता है। वहीं एक नेता जब क्लासरूम से मैदान में उतरता है तो उसकी रणनीति सिर्फ भाषण नहीं, संगठन का निर्माण बन जाती है। आज की इन खबरों में एक बात सामान्य थी, अगर वक्त रहते सवाल नहीं पूछे गए तो जवाब शायद वोटों में मिलेंगे, लेकिन समाधान में नहीं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों और ज़रूरी सवालों के साथ। नमस्कार।